फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो कि इंटरकनेक्टेड है। वाइल्ड लाइफ का हैबिटाट होता है फॉरेस्ट। अगर जैसे जैसे फॉरेस्ट कम होता है वाइल्ड लाइफ भी धीरे धीरे डिक्लाइन होता जाता है। इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए फॉरेस्ट नेसेसरी है। हेल्थी इन्वायरमेंट, हेल्थी पॉपुलेशन और उनके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। मानव इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई है वैसे वैसे रिसोर्सेज पे बर्डन बढ़ता चला गया है। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी तेजी से बढ़ा है और इससे डिफोरेस्टेशन को बढ़ावा मिला है और वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट होती जा रही है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन काफी बड़े लेवल पे हो रहा है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन काफी ज्यादा हो रहा है। इससे मानव जीवन और उनके सुनहरे भविष्य के लिए एक बड़ा संकट उत्पन्न हो चुका है। इसीलिए आज के समय में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मैंडेटरी बन चुका है। इसके लिए सभी पॉसिबल एफर्ट्स किए जाने चाहिए और इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। आज हम 10th क्लास की ज्योग्राफी के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे बायोडायवर्सिटी क्या होती है और उसका इम्पोर्टेंस क्या क्या होता है। इकोसिस्टम में फॉरेस्ट का क्या रोल होता है इसको हम यहाँ पे समझेंगे। उसके अलावा इंडिया में फ्लोरा एंड फौना की कंडीशन को जानेंगे और जानेंगे उन पे क्या क्या थ्रेट्स हैं। कंजर्वेशन की नीड को समझेंगे कि बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में पढ़ेंगे जिसमें नेशनल पार्क पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ेंगे और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में समझेंगे कि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन टाइगर्स की वो लगातार गिरती चली गई, उसकी वजह से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ट्राइबल सोसाइटीज द्वारा जो फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा रहा है उन मेथड्स को पढ़ेंगे। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, क्लास 10th के नोट्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले देखते हैं बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी होता क्या है? तो बायोडायवर्सिटी क्या होता है इसका देखें। डायवर्सिटी क्या है? रेफर्स टू ए वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लाइक। ये वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है जो कि हमको अर्थ पे पाए जाते हैं। उसमें देखते हैं इसमें कई सारी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, ये सारे बायोडायवर्सिटी में काउंट किए जाते हैं। उसके अलावा देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है बायोडायवर्सिटी की। इंपॉर्टेंस की बात करें तो पहला क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखता है। उसमें बायोटिक एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरलिंक्ड होता है उनको ये हेल्थी बनाए रखता है। उसके अलावा देखते हैं रिसोर्सेज की बात करते हैं, ये फूड प्रोवाइड करता है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है, फ्यूल प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को। उसके अलावा देखते हैं प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन क्या करता है? एयर को एंड वाटर को प्यूरिफाई करता है। कई तरह के ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि वाटर को और एयर को प्यूरिफाई करते हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं वो एयर को प्यूरिफाई करते हैं। जो एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो बाकी हार्मफुल गैसेस या ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा जो ज्यादा होती है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन लेवल को एयर में बढ़ाते हैं और एयर को प्योर करने का काम करते हैं। ऐसे कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो वाटर को प्योर करते हैं। रेगुलेशंस की बात करें तो हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन एंड क्लाइमेट रेगुलेशन। ये क्या करते हैं? सॉइल फॉर्मेशन में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा देखते हैं सपोर्ट ह्यूमन सर्वाइवल। ये बायोडायवर्सिटी होती है, फॉरेस्ट होता है, वाइल्ड लाइफ होती है, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। उसके आगे देखते हैं रोल ऑफ फॉरेस्ट इन द इकोसिस्टम। अब फॉरेस्ट का रोल समझते हैं क्या है इकोसिस्टम में। तो देखते हैं पहला क्या होता है, इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है और दूसरा होता है एज ए सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इसको हम पढ़ेंगे। तो पहला होता है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में देखें तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। फॉरेस्ट क्या होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाकी के सारे जो लाइफ्स होती है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेस्ट पे और फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंड करती है। उसके अलावा फॉरेस्ट क्या करते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस रखते हैं। जो एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है उसको बैलेंस रखने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं। उसके अलावा देखते हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे फॉरेस्ट, अगर जिन एरियाज में डिफोरेस्टेशन ज्यादा होता है, पेड़ों की कटाई ज्यादा होती है, वहां पे सॉइल इरोजन भी बहुत तेजी से होता है। और जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं? सॉइल
को, उनकी रूट्स को जकड़े रहते हैं, उनको होल्ड करके रखते हैं। रेगुलेट वाटर साइकिल, ये वाटर साइकिल को रेगुलेट करते हैं, ग्राउंड वाटर को मेंटेन रखते हैं। सपोर्ट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, अगर फॉरेस्ट तेजी से डिक्लाइन होते हैं तो वाइल्ड लाइफ भी उनके साथ डिक्लाइन होती है। अब देखते हैं फॉरेस्ट एज ए लाइफ सपोर्ट सिस्टम, अब लाइफ को कैसे सपोर्ट करता है। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। वो देखते कैसे, पहला क्या करता है ये, प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प मेंटेन एयर क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, ये एयर को प्यूरिफाई रखते हैं, एयर को प्यूरिफाई करते हैं, वाटर प्योरिटी को बनाए रखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सॉइल फर्टिलिटी को बनाते हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा देखते हैं फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। अब फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ते हैं। ये रिच, इंडिया के अंदर रिच बायोडाइवर्सिटी हमको मिलती है, क्योंकि इंडिया के अंदर ज्योग्राफिकल बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है। उसके अलावा देखते हैं मानसून टाइप की क्लाइमेट है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट। उसके अलावा क्या है, होम टू वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कई सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके अलावा मैनी स्पीसीज आर एंडेमिक, एंडेमिक स्पीसीज वो होती है जो किसी स्पेसिफिक रीजन में पाई जाती है, उसके अलावा वो कहीं और नहीं पाई जाती। जैसे साल का ट्री है, वो हमको एमपी के कुछ रीजन्स में पाया जाता है। उसके अलावा वन हॉर्न रेनोसेरस है, जो कि असम के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, उसके अलावा वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। अब थ्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोरा एंड फौना को क्या क्या थ्रेट्स है। पहला देखते हैं डिफोरेस्टेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज पे दबाव बढ़ता जा रहा है, तो डिफोरेस्टेशन भी काफी तेजी से होता जा रहा है। डिफोरेस्टेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, जो फ्लोरा एंड फौना है उन दोनों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है इसके, क्योंकि जैसे डिफोरेस्टेशन होता है इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी तेजी से हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वाटर पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे ह्यूमन का सर्वाइवल काफी मुश्किल हो चुका है। तीसरा पॉइंट है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में हम देखते हैं कि अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हुआ है। पिछले हम देखें तो दुनिया की लगभग आधी पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन है, खासकर डेवलप्ड कंट्रीज में। और अर्बन पॉपुलेशन, क्योंकि वहां पे लाइफस्टाइल काफी एक्सपेंसिव होता है, लोगों की इनकम ज्यादा होती है, तो रिसोर्सेज की कंजप्शन भी ज्यादा करते हैं और डिमांड भी ज्यादा करते हैं, इसकी वजह से रिसोर्स का यहाँ पे ज्यादा बर्डन होता है। हंटिंग एंड पोचिंग की बात करें, एनिमल्स को इलीगली मारा जाता है और उनकी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे स्किन होगी, टीथ्स हो गए, उनको मार्केट में बहुत महंगे रेट पे बेच दिया जाता है। उसके अलावा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की देखें, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, एनवायरमेंटल पॉपुलेशन भी बढ़ता जा रहा है। आज इंडिया की कई सारी सिटीज में और चाइना की कई सारी सिटीज में एयर जो है वो काफी पोल्यूटेड हो चुकी है, जो कि सांस लेने लायक भी नहीं है। उसके अलावा नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का देखते हैं कि हमें कंजर्वेशन की नीड क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे रिसोर्सेज पोल्यूटेड होते जा रहे हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता जा रहा है, उसके वजह से एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आज के लिए बहुत मैंडेटरी बन चुका है। कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो उसकी डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है, इसकी डेफिनेशन कंजर्वेशन का मतलब आपको लिख कर आना है। उसके अलावा देखते हैं हम कंजर्वेशन की जरूरत क्या है, उसके रीजंस क्या क्या है, उनके रीजंस को देखते हैं। पहला रीजन क्या है, प्रिवेंट एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, क्योंकि लगातार डिफोरेस्टेशन की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जो वाइल्ड लाइफ की स्पीसीज है वो खत्म होती जा रही है, तो उनको बचाने के लिए कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। उसके अलावा देखते हैं मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ये इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखता है, जैसे कि हमने देखा सॉइल फर्टिलिटी को बनाने में कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कंट्रीब्यूशन होता है। प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ये बनाए रखते हैं। उसके अलावा देखते हैं एंश्योर सस्टेनेबल यूज एंड फ्यूचर जनरेशन फॉर, तो ये सस्टेनेबल यूज को बढ़ावा देता है फ्यूचर जनरेशन के लिए, ताकि जो आने वाली जनरेशन है उनको भी जो रिसोर्सेस हम यूज कर रहे हैं वो इसी रूप में उनको मिल सके, उनको सही ढंग से वो रिसोर्सेस मिल सके। सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड फिशरीज, ये क्या करता है, एग्रीकल्चर एंड फिशरीज को भी सपोर्ट करता है। आगे हम देखते हैं, इसलिए कंजर्वेशन जरूरी है। अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन मेजर्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन मेजर्स इन इंडिया। इसमें देखते हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये एक्ट आपको पढ़कर जाना है, इंपॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट में क्या हुआ था, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इंडिया में कई सारे लीगल तरीके से कई सारे कदम उठाए गए थे।
जो जो थ्रेटेंड स्पीसीज थी उनके लिए लॉ बनाए गए, उनको बैन किया गया, उनकी हंटिंग को बैन किया गया। पहले क्या है, बैन हंटिंग, जो जितने भी एंडेंजर्ड स्पीसीज थी उनको बैन किया गया, उनके जानवरों को नहीं मारना, उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए। अगर अगला देखते हैं लीगल प्रोटेक्शन मिला, प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ हैबिटाट्स। जहाँ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट्स जैसे नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हालांकि बाद में बने, लेकिन उनको एक लीगल प्रोटेक्शन दिया गया ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। ट्रेड रेस्ट्रिक्शन हुआ, क्योंकि पहले क्या होता था, वाइल्ड लाइफ को इलीगली मारकर उनको ट्रेड किया जाता था, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का ट्रेड किया जाता था। तो जो अब उसके बाद में उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया, गवर्नमेंट ने रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। अब प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज है उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या होता है, नेशनल पार्क। अब इंडिया में लगभग 100 प्लस नेशनल पार्क है, प्लस 100 इतने नेशनल पार्क इंडिया में है। ये हाईली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, इनमें कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है ताकि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके। उसके अलावा देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो इंडिया में लगभग 500 प्लस है, 500 प्लस है। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, ये भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में और वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट कंजर्वेशन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बायोस्फीयर कंजर्वेशन के बारे में जानते हैं। बायोस्फीयर कंजर्वेशन क्या होता है कि ये इंडिया के अंदर 18 बायोस्फीयर कंजर्वेशन है और ये हाईली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, इसमें कई सारी लेयर्स होती हैं। अब आते हैं अगला, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर में क्या होता है, इसका बैकग्राउंड समझते हैं। 1973 में लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि इंडिया के अंदर टाइगर्स की पॉपुलेशन काफी तेजी से डिक्लाइन होती जा रही थी, जो कि लगभग 55,000 के आसपास थी, वो डिक्लाइन होकर कुछ 18,000 कुछ रह गई थी। और उसके बाद फिर और भी, क्योंकि इलीगल पोचिंग और हंटिंग काफी ज्यादा हुआ करती थी। अब देखें एट प्रेजेंट तो इंडिया में जब टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है तो पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुई है और एट प्रेजेंट ये 3685 है, यानी कि 3685। 2002 की जो सेंसस है, 2022 की जो सेंसस है टाइगर्स की, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में टाइगर्स की पॉपुलेशन इतनी है। उसके अलावा देखिए टाइगर पॉपुलेशन है डिक्लाइन शार्पली, क्योंकि एक टाइम पे जब 1973 से पहले काफी तेजी से डिक्लाइन कर रही थी। इंडिया नेपाल हाउस मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर, इंडिया नेपाल में सबसे ज्यादा टाइगर्स हमको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि प्रोजेक्ट टाइगर का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम इनको बचाना चाहते हैं, तो इसका देखते हैं। क्योंकि ये की स्पीसीज है। की स्पीसीज क्या होते हैं कि उस पर बाकी कई सारी स्पीसीज डिपेंड करती है। अगर टाइगर अगर एक्सटिंक्ट होते हैं तो कई सारी स्पीसीज पे इसका इफेक्ट पड़ेगा और पूरा फूड चेन और इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। उसके अलावा देखते हैं प्रोटेक्ट टाइगर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। एक इससे क्या होता है, कंजर्वेशन से, ताकि प्रोटेक्ट जो टाइगर्स है उनको बचाया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व किया जा सके। क्योंकि अगर नेचुरल हैबिटेट कंजर्व रहेगा तो उनको माइग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो अपने एरिया में सुरक्षित रहेंगे। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, इससे इकोलॉजिकल बैलेंस काफी मेंटेन रहता है, बैलेंस में रहता है। उसके अलावा देखते हैं मेजर टाइगर रिजर्व इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सुंदर, इनकी स्टेट आपको याद कर लेने पूछे जाते हैं। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में, बांधवगढ़ है एमपी के अंदर, सरिस्का है राजस्थान के अंदर, पेरियार है केरला के अंदर। ऐसे बहुत सारे टाइगर रिजर्व इंडिया के अंदर है, लगभग ये 50 प्लस है। अब देखते हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। अब टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, फॉरेस्ट 3 टाइप के हैं। एक तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ये क्या होते हैं, हाईली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स इनके लिए होते हैं और फॉरेस्ट एरिया में 50% से ज्यादा एरिया रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंडर में आता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। उसके बाद देखते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ये भी जो फॉरेस्ट को डिप्लीट होने से रोकता है और उनका कंट्रोल यूज को बढ़ावा देता है। उसके अलावा देखते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट, जो कि अनक्लासिफाइड है भी और ये गवर्नमेंट प्राइवेट कम्युनिटी ओन्ड होते हैं, जो ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट और गुजरात रीजन में पाए जाते हैं। उसके अलावा आगे देखते हैं इंडियाज फॉरेस्ट क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। 3 मेन कैटेगरी जो हमने भी ऊपर देखी, रिजर्व फॉरेस्ट जहाँ पे ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, यहाँ पे मोर देन हाफ टोटल फॉरेस्ट एरिया का ये है और यहाँ पे काफी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ पे मिनिमाइज होता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन एंड कंट्रोल्ड यूज होता है इनका। और इसके अलावा देखिए अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं, जैसे ऑन बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट द्वारा ऑन किए जाते हैं और इंडिविजुअल और कम्युनिटीज द्वारा ऑन किए जाते हैं। उसके अलावा देखते हैं फाउंड मेनली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड गुजरात, जो अभी हमने ऊपर देखा था। अब देखते हैं कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन क्या होता है कंजर्वेशन में। इसके कई सारे एग्जांपल देखेंगे, कम्युनिटी ने किस प्रकार से फॉरेस्ट को
कंजर्व करने में हेल्प की है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं। तो लोकल कम्युनिटी का काफी ज्यादा रोल होता है। पहले देखते हैं, फॉरेस्ट आर होम्स फॉर ट्राइबल्स एंड ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। तो जिनका होम होता है, उनका हैबिटाट होता है एक तरह का, और सारे उनका जो लिवलीहुड है, उनका जो कल्चर है, वो फॉरेस्ट से कनेक्टेड होता है, उनके लिवलीहुड वहीं से वो अर्न करते हैं। तो इसलिए, क्योंकि छोटे छोटे जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उनको वो वहां से रिसीव करते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं और नीचे अपना जीवन चलाते हैं। जैसे चिपको मूवमेंट की बात करते हैं, इसका ओरिजिन हुआ था हिमालय में। हिमालय के उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट हुआ था, जहां पर क्या हुआ था, कुछ इंडस्ट्री वाले जो थे पेड़ों की कटिंग करने जा रहे थे, तो वो वहाँ की जो महिलाएं हैं, क्योंकि पुरुष काम पे चले गए थे और महिलाएं वहाँ की, उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से वो चिपक गई थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट। इसके मेथड की बात करें तो मेथड क्या था कि जो पीपल थे वो ट्री को हक कर लिया था उन्होंने, ताकि डिफोरेस्टेशन को स्टॉप किया जा सके। इसके रिजल्ट्स की बात करें तो सक्सेसफुल कम्युनिटी कंजर्वेशन मूवमेंट ये रहा है, और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन यहाँ से दिखाया जा सकता है। अब पढ़ते हैं ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो 1988 में स्टार्ट हुआ था। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लस लोकल कम्युनिटीज इसमें मिलके काम करती है, यानी जो लोकल कम्युनिटीज के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आता है और वो फॉरेस्ट को कंजर्वेशन के लिए कोशिश करते हैं। इसके अलावा देखते हैं कम्युनिटी प्रोटेक्शन फॉरेस्ट एंड गेट बेनिफिटेड लाइक फ्यूल वुड एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये इसमें देखते हैं, क्योंकि जो कम्युनिटीज होती है वो फॉरेस्ट को इसलिए प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि उनको कई सारी चीजें, फ्यूल वुड्स मिलता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस उनको मिलते हैं, इसको वो मार्केट में सेल कर कर अपना जो भी प्रॉफिट है, अपनी जो लिवलीहुड है, उसको वो अर्न करते हैं। अब सेक्रेड ग्रुप्स और ट्रेडिशनल कंजर्वेशन के बारे में जाएंगे कि ट्रेडिशनल रूप से फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जाता था। अब देखते हैं सेक्रेड ग्रुप। अब कई सारे एरियाज में क्या होता है, कुछ फॉरेस्ट को ना काफी पवित्र माना जाता है, जैसे छोटा नागपुर में मुंडास और संथाल द्वारा महुआ को वर्शिप किया जाता है, महुआ वर्शिप की जाती है। उसके अलावा बिहार और यूपी में भी कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज द्वारा कई सारे स्पीसीज को काफी पवित्र माना जाता है, सैक्रेड माना जाता है। कई सारे इंडियन सोसाइटी में कई सारे कल्चरल इंपॉर्टेंस होता है इनका। उसके अलावा बिश्नोई जो कम्युनिटी है, उनके द्वारा भी ब्लैक बक जो होता है, चिंकारा, उनको काफी ज्यादा सैक्रेड माना जाता है। अब देखते हैं कि सेक्रेड ग्रोव्स आर पैचेस ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटीज ड्यू टू रिलीजियस बिलीफ्स। कुछ रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं लोकल कम्युनिटी के, ताकि वो उनको फॉरेस्ट को उससे छेड़छाड़ नहीं करते, उनको वो सुरक्षित रखते हैं। जैसे इंपॉर्टेंस की बात करें तो इससे क्या होता है, जो रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज होती है उनको प्रिजर्व किया जाता है, उनको सुरक्षित रखा जाता है। उसके अलावा राजस्थान, मेघालय, उड़ीसा, वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। इसमें नो कटिंग और हंटिंग अलाउड होती है, इसमें कोई हंटिंग और कटिंग इसमें अलाउड नहीं होती। ये हाईली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं बाय द लोकल कम्युनिटी विद दी है। अब आगे देखते हैं कल्चरल बिलीफ्स क्या होता है, जैसे वर्शिप ऑफ ट्रीज लाइक पीपल, बेनियन ट्री, नीम। हमारे जो ज्यादातर लोगों द्वारा पीपल और जो बेनियन ट्री होता है उसको भी काफी ज्यादा सेक्रेड समझा जाता है। उसके अलावा देखें कई सारे एनिमल्स का प्रोटेक्शन को काफी अच्छे, जैसे ब्लैक बक हो गया, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, बिश्नोई समुदाय द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। उसके अलावा पिकॉक हो गया, जो कि बिश्नोई पिकॉक, ब्लैक बक हो गया, बिश्नोई कम्युनिटी द्वारा इनको सेक्रेड समझा जाता है, इनको कंजर्व किया जाता है। उसके अलावा देखें इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करें तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है एंड पीपल सेंट्रिक है। कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन क्या है, फॉरेस्ट कंक्लूजन की बात करें तो क्या है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर नेशनल वेल्थ। ये नेशनल वेल्थ है। कंजर्वेशन इज एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। इनका कंजर्वेशन इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी है और एक नेशनल वेल्थ है। इसको कोई इंडिविजुअल हेल्थ यहाँ पर पर्सनल प्रॉफिट के लिए या पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इनको यूज नहीं करें। उसके अलावा देखते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द की टू सक्सेस, यानी कि अगर आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन और उनका रोल बहुत जरूरी है। उसके अलावा देखते हैं डेवलपमेंट मस्ट बी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, यानी जो डेवलपमेंट है हमारा वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए, ताकि वो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशंस है उनकी भी नीड्स को फुलफिल कर सके, उनके इंटरेस्ट को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो थैंक यू, हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं।